जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको शुरू में चैप्टर के शुरुआत में ओरस्टेड का प्रयोग बताया गया था कि ओरस्टेड ने डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह ओरस्टेड का कथन था। तो अब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे ने यह सोचा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो अगर किसी चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए, यानी ओरस्टेड के प्रयोग का ठीक विपरीत होना चाहिए कि अगर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने यानी फैराडे ने एक प्रयोग किया और फैराडे के प्रयोग में क्या था, इन्होंने एक कुंडली ली और फिर कुंडली ले करके कुंडली का जो संबंध था वो बैटरी से कर दिया और फिर इसी में एक विभव विभाजक लगा दिया जो विभव के मान में परिवर्तन करता था। विभव विभाजक लगा दिया और फिर इसके बाद यहाँ कुंजी लगा दी गई और फिर इसका जो संबंध था इसका संबंध कर दिया गया। देखें, लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि ये सारे ऑपरेटर्स जो थे ये सारे ऑपरेटर्स तो ओरस्टेड के प्रयोग में थे, लेकिन मैं आपको फैराडे का प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो फैराडे के प्रयोग में फिर आपको यहाँ पर बैटरी की आवश्यकता नहीं थी, विभव विभाजक की भी आवश्यकता नहीं थी, केवल इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया था। तो हम आपको बता दें यहाँ पर केवल गैल्वेनोमीटर लगाया गया था। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में बड़ा अंतर होता है। गैल्वेनोमीटर लगाया गया था और फिर जरा ध्यान पूर्वक देखें, गैल्वेनोमीटर से ये पता चलेगा कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर सामान्यतया, चूंकि आप लोग कक्षा 10 में हैं तो सामान्यतया कह दिया जाता है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों एक ही चीज है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है और गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कुछ तो अंतर होगा, तभी तो इनका नाम अलग अलग है। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन तब होता है जब परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार हो रहा हो और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में, यानी हाई पावर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो। लेकिन अगर परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाहित हो रही हो, दुर्बल धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसका मापन एमीटर नहीं कर पाता है, उसका मापन गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया गया और गैल्वेनोमीटर एमीटर दोनों में अंतर हमने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर फैराडे ने प्रयोग ये किया
कि अगर ओरेस्टेड के अनुसार अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए तो उस चालक तार या परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने किया क्या कि एक शक्तिशाली छड़ चुंबक लिया और शक्तिशाली छड़ चुंबक में एक तरफ नॉर्थ पोल था, दूसरे तरफ साउथ पोल था। अब इन्होंने किया क्या कि इस चुंबक को ला करके यहां रख दिया। भाई चुंबक रखने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जब बिजली प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ चुंबक रख दिया तो जहाँ चुंबक होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र है तो विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने ऐसे चुंबक रख दिया और गैल्वेनोमीटर की सुई में देखे कि किसी प्रकार का कोई विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चुंबक रखने पर परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब इसको किए क्या भाई, प्रयोग की शुरुआत थी तो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति सोचता है कि देखें अगर इस तरह से काम नहीं होता है तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से नहीं तो इस तरह से हो जाएगा, और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब इस चुंबक को उलट दिए, चुंबक को उलट करके देखे कि अब गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। अब इस चुंबक को लेकर के वो इधर के तरफ आ गए और इधर के तरफ ला करके ये देखने की कोशिश किए कि देखें अगर इसको हम इस चुंबक को यहाँ रख देते हैं तो चुंबक को यहाँ रखने के बाद गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। फिर इस चुंबक को उलट दिए और चुंबक को उलट करके यहाँ रख दिए और देखे कि फिर ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर भी कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। अब इसके बाद इसको लेकर के ये इधर के तरफ सामने ला करके रख दिए, तो सामने ला करके रखे तो भी कोई विक्षेप नहीं हुआ। फिर इसको उलट दिए तो भी कोई विक्षेप नहीं हुआ। फिर इस कुंडली के पीछे के तरफ ले गए तो भी विक्षेप नहीं हुआ, और पीछे के तरफ भी ले जा करके उल्टा कर दिए तो भी विक्षेप नहीं हुआ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा है तो उसके धैर्य की एक सीमा होती है। वो लगभग 2 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे और 2 साल तक एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। अंततः गत्वा उनको गुस्सा आया और चुंबक को उठा करके कुंडली के ऊपर पटक दिए, और जैसे ही पटके तुरंत देखे कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप हो गया। अब वो सोचने लगे कि आखिर हमारे गुस्से का इस गैल्वेनोमीटर की सुई के में विक्षेप का क्या मतलब, हमारे गुस्से से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होने लगी। तो अब वो जो है पूरे एक्सपेरिमेंट को रख दिए और जा करके अपने मस्तिष्क को शांत किए, और शांत करने के बाद फिर आए, फिर वही काम किए, इसको फेंके, तो जब फेंके तो देखे कि विक्षेप हो गया। फिर अब उन्होंने सोचा कि अब इस बार चुंबक को रख करके कुंडली को ही हिलावे, तो कुंडली को हिलाए तो भी विक्षेप हो गया। तो अब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब दोनों के बीच में जब तक परिवर्तन होगा, जब तक दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, हम आपको बताए थे कि जहां चुंबक होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बल रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो अब इन्होंने ये बताया कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में
जब सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति का मतलब दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष गति कराया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो घटना थी, कौन सी घटना? चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित होने लगना, इस घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। यानी इस प्रकार से फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला, इन्होंने ये डिफिनीशन दिया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। अगर आपसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए तो आपको जवाब यही देना होगा कि चुंबक तथा कुंडली के सापेक्ष गति के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक प्रकार की प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो छोटे छोटे टर्म आते हैं, जिनमें एक टर्म आता है स्वप्रेरण, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन देखिए, इसको शॉर्ट में सेल्फ कहते हैं। सेल्फ, आप देखते हैं जितनी गाड़ियां होती हैं, बाइक वगैरह होते हैं या टू व्हीलर फोर व्हीलर होते हैं, सब में सेल्फ लगा होता है। सेल्फ आप देखते हैं जैसे उसको दबाते हैं तुरंत गाड़ी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यही सेल्फ इंडक्शन को ही शॉर्ट में सेल्फ कहा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है। तो स्वप्रेरण में देखे होता ये है कि यहाँ पर एक बैटरी यूज की जाती है। देखिए ये बैटरी है, बैटरी यूज की जाती है, और इसके साथ साथ आपको मालूम है ये बैटरी का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, और फिर इसी में एक जगह रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर जिसको हम रिहास्टेट कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। रेगुलेटर जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करता है। आप देखते हैं रेगुलेटर लगा होता है फैन के लिए। रेगुलेटर 1 पे करते हैं, स्पीड कम होती है, 2 पे करते हैं, 3 पे करते हैं, 4 पे करते हैं, 5 पे करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फैन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ था। ये RH, इसको रिहास्टेट कहते हैं, रेगुलेटर को RH से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बता दें कि स्वप्रेरण क्या है। तो स्वप्रेरण, अब एक बात देखिए, अब इसी में स्विच भी लगा होता है। अब एक बात आप देखें, जब स्विच ऑन करेंगे की है, जब स्विच ऑन करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब जानते हैं क्या होता है, ये जो धारा नियंत्रक है, ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के द्वारा इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। यानी धारा का मान एक बार बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। ये काम जो है लगातार किया जाता है। तो जानते हैं क्या देखा गया कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में लगातार परिवर्तन करते हैं, तो लगातार परिवर्तन करते रहने से होता यह है कि कुंडली में जो मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी, उस मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। इसी धारा के वजह से जब हम
स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं जो सेल्फ लगा होता है, जब सेल्फ को दबाते हैं तो तुरंत पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और विद्युत धारा का प्रवाह होने से मोटर जो होता है वो ऑटो स्टार्ट होता है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये घटना स्वप्रेरण कहलाती है। और इसी में एक और अन्य टर्म है, ये सब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत ही आते हैं। इसी में एक और टर्म आता है, ये है अन्योन्य प्रेरण। इसको अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण क्या है, इसके बारे में अब हम लोग समझ लें। तो देखें, अब अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि ये जो एक कुंडली है वो तो है ही है, इसके समीप एक दूसरी कुंडली रख दी जाती है और इस दूसरी कुंडली में केवल ये जो दूसरी कुंडली है, इस दूसरी कुंडली में केवल गैल्वेनोमीटर लगा होता है। दूसरी कुंडली में न तो कोई बैटरी लगी होती है और न ही किसी प्रकार का कोई ऑपरेटर्स लगा होता है। केवल दूसरी कुंडली में केवल गैल्वेनोमीटर लगा होता है और ये पहली कुंडली जैसे थी ये तो वैसे ही रहती है। अब देखिए क्या होता है। अब हम आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताने जा रहे हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है, ये पास पास रखी जो कुंडलियां हैं ना, इनमें से ये जो पहली कुंडली है इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राइमरी क्वाइल कहते हैं। इसको कहा जाता है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी क्वाइल। और जो दूसरी वाली कुंडली है इसको हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं या इसको हम सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में बतलाने जा रहे हैं। पास पास रखी कुंडलियों में से जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं ना, तो समीप की ये जो दूसरी कुंडली है, इस दूसरी कुंडली में कहीं किसी प्रकार की कोई बैटरी नहीं लगी है, लेकिन इस दूसरी कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब इसको पहले समझ लिया जाए। तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, आपको मालूम है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं चारों तरफ उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखें तो इस कुंडली में धारा का मान बढ़ाए तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, जब धारा का मान घटाए तो बल रेखाओं की संख्या घट गई। अब इस तरह से जब धारा का मान घटाते बढ़ाते रहे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी घटती बढ़ती रही। इसका असर समीप की जो दूसरी कुंडली थी, देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का इफेक्ट इस दूसरी कुंडली के ऊपर पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी कुंडली से बद्ध ये जो बल रेखाओं की संख्या है, इस बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन हो रहा है और बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होने के कारण फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ये जो दूसरी कुंडली है, इस दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे अन्योन्य प्रेरण के बारे में पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि पास पास रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो समीप की जो दूसरी कुंडली होती है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और फिर इस दूसरी कुंडली में ही प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
तो इस प्रकार ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण रहा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत दो घटनाएं आप लोगों ने पढ़ा, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। इन दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है और हमें उम्मीद है कि ये तीनों जो डिफिनीशंस हैं या तीनों जो एक्सपेरिमेंट थे, ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।